गुड मॉर्निंग बच्चों, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बुक लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर चुनावी राजनीति, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चुनाव क्यों और चुनाव की ज़रूरत क्यों। सबसे पहले हम देखते हैं चुनाव क्यों। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक अखबार की खबर है जिसमें लिखा है कि आधी रात्रि के बाद का समय था और उत्सुक भीड़ है वो शहर के चौराहे पर पिछले 5 घंटे से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही थी और आयोजक वो भीड़ को बार बार विश्वास दिला रहे थे, भरोसा दिला रहे थे कि नेताजी अब आने ही वाले हैं। जब भी लोगों के पास से कोई गाड़ी गुजरती तो लोग उठ खड़े होते कि हमारे नेताजी आ गए, हमारे नेताजी आ गए। ये नेताजी थे श्री देवीलाल। श्री देवीलाल जो हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख थे और इनका राजनीतिक कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त थे। सुबह 8 बजे से इनका राजनीतिक कार्यक्रम शुरू होता और शाम को रात को 9 बजे तक 11 बजे तक चलता रहता। इस तरह से ये बहुत ही व्यस्त रहते थे, चुनावी सभाओं में अपने भाषण देते थे और पिछले 23 महीनों से लगातार ये चुनावी सभाएं जो होती हैं उनमें भाषण देने का काम कर रहे हैं। अब ये खबर थी, ये थी 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव की। 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उस समय चौधरी देवीलाल है वो सभाओं में भाषण दे रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे। 1982 में हरियाणा में चुनाव हुए। 1982 में चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और विपक्ष में थे श्री देवीलाल। श्री देवीलाल हैं, इन्होंने न्याय युद्ध नामक आंदोलन शुरू किया और लोक दल नामक पार्टी का गठन किया। श्री देवीलाल ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अन्य छोटे दलों को मिलाकर कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध मोर्चा तैयार किया और देवीलाल ने ये घोषणा की कि यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वे सबसे पहला काम उनका यही करेंगे कि वे छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन लोगों का ऋण माफ़ कर देंगे। अब उस समय जनता है वो कांग्रेस पार्टी से नाखुश थी और उन्होंने जमकर लोकदल के पक्ष में मतदान किया, लोकदल और अन्य पार्टियों के पक्ष में, और चुनावी परिणाम आए जिसमें हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीटें हैं वो अकेले लोकदल और अन्य पार्टियों को मिली। उनके पक्ष की जो अन्य पार्टियां थीं, अकेले लोकदल को 60 सीटें प्राप्त हुई और लोकदल ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने चौधरी देवीलाल को अपना नेता घोषित किया और राज्यपाल ने चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित किया। चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और लेते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो छोटे किसान थे, मजदूर थे, छोटे व्यापारी थे, उनको उनके कर्ज माफ करने का आदेश निकाला, कानून निकाला। इस तरह से चौधरी देवीलाल की सरकार ने 4 वर्षों तक शासन किया। 1991 में फिर से हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए जिनमें लोकदल है वो उसकी पराजय हुई। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। तो इससे हम देख सकते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि चुनाव क्यों होते हैं। तो चुनाव क्यों होते हैं कि व्यक्ति की निरंकुशता पर अंकुश लगाया जाता है, कि चुनाव से व्यक्ति की निरंकुशता पर अंकुश लगता है कि व्यक्ति एक बार सत्ता में आने के बाद यदि चुनाव नहीं होंगे तो वह निरंकुश बन जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, अपनी मनमानी करने लग जाएगा, इसलिए चुनाव होने। दूसरा कि चुनाव से ही मजबूत विपक्ष का निर्माण होता है, कि चुनाव है वो कम से कम 2 पार्टियों के मध्य होते हैं, इसलिए एक पार्टी विजित होती है और दूसरी पराजित होती है। पराजित पार्टी वो विपक्ष की भूमिका निभाती है, इसलिए चुनाव से ही मजबूत विपक्ष का निर्माण होता है और मजबूत विपक्ष का मुख्य कार्य होता है
सरकार के कार्यों पर या सत्ताधारी दल पर अपनी निगरानी रखना कि वो काम सही कर रही है या गलत कर रही है, और जनता की मांग है वो भी सरकार तक पहुंचाने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। इसलिए चुनाव क्यों होते हैं कि व्यक्ति की निरंकुशता पर अंकुश रखने के लिए चुनाव होते हैं और मजबूत विपक्ष का निर्माण करने के लिए जनता की मांगों तक को सरकार तक पहुंचाने के लिए चुनाव होते हैं। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि चुनाव की जरूरत क्यों है, चुनाव क्यों होते हैं, इनकी क्यों जरूरत है, हमें क्यों होने जरूरी है। तो इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि जो भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें एक निश्चित समय अंतराल से चुनाव होते रहते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ पर निश्चित समय अंतराल से चुनाव होते हैं। जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर भी चुनाव होते हैं। तो हमें चुनाव की जरूरत क्यों है कि जनता की भागीदारी के आधार पर लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता सीधा शासन का संचालन करती है, कि जनता सीधे शासन का संचालन करती है, वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो शासन का संचालन करते हैं, कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। तो नागरिकों की सहभागिता के आधार पर लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर चुनाव की जरूरत क्यों है। कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यदि चुनाव नहीं होंगे, एक बार हम ये सोच कर देखते हैं कि यदि वहाँ पर चुनाव नहीं होंगे तो क्या होगा कि सीधा जनता है वो सारे लोग एक जगह एक साथ मिल करके एक जगह बैठेंगे और सारे फैसले सभी लोग मिलजुल कर लेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। किनके लिए संभव नहीं है? ये बड़े समुदायों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो बड़े समुदायों में संभव नहीं होता है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल नहीं होता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है इसकी असफलता का, वो है बढ़ती जनसंख्या। कि ज़्यादा लोग होने के कारण सारे एक साथ एक जगह मिलकर बैठ नहीं सकते हैं और ना ही लोगों के पास, हर एक के पास हर फैसले लेने का समय और ज्ञान होता है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो सफल नहीं हो पाता है। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है कि विशाल जनसंख्या वाले देशों ने प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों होती है। क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र है वो बिना चुनाव के भी हो सकता है? तो एक बार हम कल्पना करके देखते हैं बिना चुनाव वाले प्रतिनिधि लोकतंत्र की। जैसे बिना चुनाव के लोकतंत्र है वो कैसे हो सकता है प्रतिनिधि लोकतंत्र? जैसे हम सोचते हैं कि उम्र के आधार पर या अनुभव के आधार पर लोगों का चुनाव हो जाए, या दूसरा हम एक स्थान को देखते हैं जहां पर शिक्षा या ज्ञान के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव होता हो। तो सबसे पहली बात तो है कि इन आधारों पर किसी प्रतिनिधि का चुनाव होगा तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि हम तय नहीं कर पाएंगे कि एक जैसे अनुभव और उम्र वाले व्यक्ति वो बहुत सारे मिल जाएंगे, इसलिए उनका चुनाव करने में परेशानी होगी। दूसरा, समान शिक्षा और ज्ञान वाले भी बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे, इसलिए उनका चुनाव करने में हमें बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। यदि हम कैसे भी एक दूसरे से समझौता करके इनका चुनाव कर भी लेते हैं तो क्या हम इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे? कि ये इस तरह से जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में इस तरह के चुनाव नहीं हो सकते। कि लोकतंत्र के लिए
जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। जनता जब तक अपनी भागीदारी नहीं निभाएगी तब तक वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। इसलिए उम्र और अनुभव के आधार पर या शिक्षा या ज्ञान के आधार पर जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं होते हैं। इसलिए हमें चुनाव की जरूरत होती है। तो सबसे पहला कारण कि चुनाव की जरूरत क्यों होती है कि चुनाव में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव होने जरूरी है कि जनता अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुने। इसके लिए जनता अधिक से अधिक शामिल हो तभी अपनी पसंद का वह प्रतिनिधि चुन सकती है। तो जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव होते हैं कि चुनाव के माध्यम से जनता अपनी भागीदारी निभाएगी, अधिक अपने मत का प्रयोग करेगी, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। दूसरा है कि प्रतिनिधि है वो जनता की इच्छा के अनुरूप शासन करे कि जनता जब अपने प्रतिनिधि को चुन लेगी तो जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है वो जनता की इच्छा के अनुरूप शासन करेगा। तो जनता की इच्छा के अनुरूप शासन करने के लिए भी चुनाव का होना जरूरी होता है। और तीसरा है कि जो प्रतिनिधि जनता को पसंद नहीं है वे अपने पद पर न बने रहे। तो चुनाव इसलिए जरूरी है कि यदि कोई ऐसा प्रतिनिधि चुन लिया जाता है जो जनता को पसंद नहीं है तो उसको अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए। यानी जनता को ये अधिकार भी दिया गया है कि निश्चित समय अंतराल पर वह अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और यदि अच्छा काम प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं तो निश्चित समय अंतराल के बाद जनता है वो अपने प्रतिनिधि को बदल भी सकती है। तो इसलिए चुनाव करवाने आवश्यक है। तो हमें चुनाव की जरूरत क्यों है? जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कि जनता अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन सके, इसलिए हमें चुनाव की जरूरत होती है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनता की भागीदारी है वो अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मायने रखती है। दूसरा है कि प्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुरूप शासन करे, इसलिए भी चुनाव होने जरूरी है कि जनता जिन अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी वो उनकी इच्छा के अनुरूप शासन करेंगे। तीसरा, जो प्रतिनिधि जनता को पसंद नहीं है वो अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं कि निश्चित समय अंतराल पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव होते हैं और यदि प्रतिनिधि है वो अच्छा काम नहीं करता है तो जनता उनको अगले चुनाव में बदल भी सकती है। तो इसलिए चुनाव की जरूरत होती है। अब मतदाताओं द्वारा किन किन का चुनाव किया जाता है? उनमें सबसे पहला है कि कानून बनाने वालों का चुनाव है, वो मतदाता करते हैं। दूसरा, सरकार बनाने वालों का चुनाव भी करती है जनता, मतदाता। और तीसरा, बड़े फैसला करने वालों के भी चुनाव जनता द्वारा किए जाते हैं। सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी जनता द्वारा किया जाता है। इस तरह से मतदाताओं के द्वारा होने वाले मुख्य ये चुनाव है कि कानून बनाने वालों का, सरकार बनाने वालों का, बड़े फैसला करने वालों का, सरकार और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी है, उनका चुनाव भी मतदाता करते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा कि चुनाव क्यों और चुनाव की जरूरतें क्यों होती है। तो जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, जनता की इच्छा के अनुरूप शासन चलाने के लिए और जनता को जो प्रतिनिधि पसंद नहीं है तो उनको बदलने के लिए चुनाव होने जरूरी होते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में एक निश्चित समय अंतराल पर चुनाव करवाने की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की है। धन्यवाद।